नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल अरुण स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था टेंस से संबंधित, यानी टेंस में हम जो चर्चा कर रहे थे, हमारी लगभग 5 क्लासेस टेंस से संबंधित हमारे चैनल पर हो चुकी हैं। तो जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल से नया जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके आप अपने दोस्तों तक हमारी जो भी क्लासेस ली जाती हैं उसको अपने दोस्तों तक शेयर करने का प्रयास करें। बाकी जो भी विद्यार्थी आज इस क्लास से नया जुड़ा है तो जो बाकी की क्लास आपकी छूट गई हैं, आप वहां पर जो अपनी चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर जाकर इंग्लिश लेक्चर के नाम से वो चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां पर जाकर जो 5 क्लास 10 से संबंधित हमारी हो चुकी हैं उनको आप अच्छे से ले सकते हो। बाकी आज का टॉपिक है जिसमें आज चर्चा करेंगे हम जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, इसके अलावा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी नेगेटिव कैटेगरी की चर्चा करेंगे और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कैटेगरी होती है सेंटेंस की उसकी चर्चा करेंगे। हालांकि हमारा जो टेंस चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस चल रहा है और प्रकार की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने हमारी जो पिछली क्लासेस थी उनको अच्छी भली भांति देखा होगा और अपना जो आगे की क्लासेस हैं उसको भी आप अच्छे से लेते रहेंगे, तभी दोस्तों आप क्या है अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर पाएंगे। क्योंकि आपका पिछला जो छूट गया है वो आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक आगे की जो क्लासेस होने वाली हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगी। यानी टेंस से संबंधित हमने जो कमेंट देखी थी, तो कमेंट में जो डिमांड की जा रही है टॉपिक की वो है वॉइस। वॉइस से संबंधित हम जल्दी आपको क्लासेस प्रोवाइड कराने का हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा। क्योंकि वॉइस का हमने सबसे पहले इसलिए नहीं दिया क्योंकि वॉइस है वो डिपेंड किन पर होते हैं, टेंस पर। यानी टेंस जब आपको अच्छे से आ जाएगा तब जाके आप क्या कर पाओगे, वॉइस को बना पाओगे। यानी जो एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं उनकी हम जो टेंस जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में चर्चा कर लेंगे। जो अपन का मेन इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक होता है वॉइस, क्या होता है वॉइस, उसकी हम आने वाली क्लासेस में चर्चा कर लेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप देखिएगा कि जो आज चर्चा करेंगे वो करेंगे टेंस से संबंधित जुड़ी बातें। जैसे हम बात करें सबसे पहले इंडेफिनिट, हमारा चल रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हमने पहली कैटेगरी के कुछ एग्जांपल्स देख लिए जो अफर्मेटिव जिसे हम सिंपल सेंटेंस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हमने दोस्तों जो दूसरी कैटेगरी है नेगेटिव सेंटेंस, उसकी भी हमने चर्चा की थी पिछली क्लास में। तो आज जो चर्चा करेंगे वो हम नेगेटिव से संबंधित कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उसके बाद हम इंटरोगेटिव जो सेंटेंस की तीसरी कैटेगरी होती है उसकी इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे अपनी नेगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी। कौन सी? नेगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी। नेगेटिव सेंटेंस की मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि नेगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग होता है या कहीं नॉट का प्रयोग किया जाता है। किसका? नॉट का। इसके अलावा हमने इसके फॉर्मूला का जाना, जो सूत्र होता है इसका जिससे हम सेंटेंस बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो उपयोग में लिया जाता है वो लिया जाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दो लगाई जाती हैं, वो है सर दोस्तों यहाँ पर अपन का नॉट और रह गया। क्या रह गया? नॉट रह गया। नॉट के बाद आता है एमडी फर्स्ट। क्या आता है? एमडी फर्स्ट। नॉट के बाद आता है एमडी फर्स्ट। एमडी फर्स्ट के बाद आपको ऑब्जेक्ट दिखता है और ऑब्जेक्ट के बाद आपको एटसेट्रा देखने को मिलता है। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम बात करें तो हमने पिछली भी क्लास में चर्चा की थी डू और डज की, यानी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सी कैटेगरी चल रही है अपन की? प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज ली जाती है सेंटेंस बनाने के लिए वो ली जाती है कौन सी? डू और डज।
डू डज की मैंने आपको बताया कि डू तो आता है अपना प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, किसके लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। यानी जब जब आपका जो कर्ता होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता होता है। यदि आपका कर्ता बहुवचन है तब आप किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, कैसा है दोस्तों, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, कैसी है, एक वचन करता है, तब आप किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपको नोट लगा देना है हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगाने के बाद आपको क्या लिखना है, एमडी की फर्स्ट फॉर्म। एमडी की फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी आपका बचता है, टाइम आ जाए या कुछ भी है, एक्स वाई जेड एटसेट्रा, जो भी है वो ऑब्जेक्ट के बाद में लिखा जाता है। तो ये आपका किसका है, ये क्या है, फॉर्मूला है, किसका, नेगेटिव सेंटेंस की जो कैटेगरी होती है। इसी के माध्यम से जो ये फॉर्मूला है, इसी के माध्यम से मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, उनको आप देखिएगा अच्छे से। यानी जो एग्जांपल्स होते हैं अपने, क्या होते हैं, एग्जांपल्स, जिसमें हम बात करें सबसे पहला जो एग्जांपल लेते हैं वो लेते हैं, सबसे पहले जो एग्जांपल है, राम और श्याम नहीं दौड़ते हैं। क्या लिया, राम और श्याम नहीं दौड़ते हैं। अब सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो अपन का मेन वर्ब होती है, क्या होती है, मेन वर्ब और सब्जेक्ट दोनों एक दूसरे से डिपेंड होते हैं। यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेन वर्ब में जो अपन का सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आता, जैसे राम होता तो राम नहीं दौड़ता है, क्या आता, राम नहीं दौड़ता है। तो यहाँ पर दो की बात हो रही है, दो की बात हो रही है, तो ये कौन सी सब्जेक्ट हो जाएगी, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगी। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब होता है बहुवचन, जो करता है वो कैसा हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। इसके अलावा दौड़ते हैं, तो देखिएगा इसी के अकॉर्डिंग ये क्या लग रही है, मेन वर्ब अपन की दौड़ते हैं, तो दो की बात हो रही है, तो दौड़ते हैं यानी बहुवचन की बात हो रही है, किसकी, बहुवचन की। यानी प्लूरल क्या है, अपन की सब्जेक्ट है, तो हम इसमें जो इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, वो किसका करेंगे, डू का प्रयोग हम करेंगे। क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं दोस्तों, डू का हम प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हुई, कौन सी, सिंगुलर सब्जेक्ट हुई, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हमें सब्जेक्ट छांटनी होती है, यानी कर्ता छांटना होता है। कर्ता कौन है यहाँ पर, राम और श्याम दोनों कर्ता हैं, तो लिख दीजिएगा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। उसके बाद आप मुझे बताओ इसमें डू आएगा या डज आएगा, क्योंकि जब जब प्लूरल सब्जेक्ट की बात होगी तब हम किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब आनी है, सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या आती है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे, डू का। तो राम एंड श्याम डू। अब हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है, नॉट आता है। क्या आता है, नॉट आता है। तो राम एंड श्याम डू नॉट। इसके बाद देखो नोट के बाद क्या है, एमडी की फर्स्ट फॉर्म, यानी मेन वर्ब कौन सा है, फर्स्ट फॉर्म है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, दौड़ना। दौड़ने को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, रन। क्या कहा जाता है, रन। रन यानी होता है दौड़ना। तो नॉट रन, क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम डू नॉट रन। इसके बाद और क्या बचा है, कुछ नहीं। बाकी ये अपन का क्या है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो राम एंड श्याम डू नॉट रन, ये क्या बन गया अपन का पहला सेंटेंस। ये तो मैंने कब बताई आपकी, जब सब्जेक्ट कैसी होगी, प्लूरल सब्जेक्ट होगी। प्लूरल सब्जेक्ट होगी तब तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, यानी कि डू लगाना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और सिंगुलर सब्जेक्ट होगी तो अब आपको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर दोस्तों, अपन की डज का प्रयोग करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और इसी के तुरंत बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। अब हम सिंगुलर सब्जेक्ट भी लेकर देख सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, वह पत्र नहीं लिखता है।
क्या नहीं करता, पत्र नहीं लिखता है। तो सबसे पहले देखिएगा ये कौन सी कैटेगरी है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपन की कैटेगरी नहीं से पता लग रहा है कि ये कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी का सेंटेंस है। अब देखो, वह पत्र नहीं लिखता है, क्या नहीं कर रहा है, पत्र नहीं लिखता है। तो यहां पर नहीं है, ये क्या शो कर रहा है, नेगेटिव सेंटेंस को शो कर रहा है। इसके अलावा वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। यदि वह पत्र, वे पत्र नहीं लिखते हैं, यदि मैं बोलता वे पत्र नहीं लिखते हैं, तब कौन सी सब्जेक्ट हो जाती, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाती, बहुवचन कर्ता हो जाता। परंतु यहां पर क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और मैंने आपको बताया कि सिंगुलर जब जब सब्जेक्ट होगी तब आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। तो वह पत्र नहीं लिखता है, क्या नहीं कर रहा है, पत्र नहीं लिखता है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, ही है या यानी कि जो वह है, इसमें आप ही का प्रयोग करेंगे या सी का, ही का प्रयोग करेंगे या सी का, ये किसके अकॉर्डिंग पता चलेगा हमें, मेन वर्ब के। तो यहाँ पर लिखता है, यदि लिखती है, लिखती है, तब तो हम किसका प्रयोग करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं। अब ये यहाँ पर क्या है, लिखता है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे। यानी पुल्लिंग की जब जब बात होगी, जब आप किसके, वह का क्या अर्थ रखोगे यार, ही का, और स्त्रीलिंग होगी तब आपको लगाना पड़ेगा सी। क्या लगाना पड़ेगा, सी। तो यहां पर जो लगाएंगे हम, वो क्या लगाएंगे, ही के बाद क्या लगाना है हमें, कौन सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें कौन सी मेन वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब लगानी है, डज। तो लगा दीजिए, ही डज नॉट, ही डज नॉट क्या नहीं लिखता है, पत्र नहीं लिखता है। यानी मुख्य मेन वर्ब क्या है, नॉट के बाद क्या लग रहा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये को क्या कहा जाता है, राइट। क्या कहा जाता है, राइट, WRIT, राइट। क्या नहीं लिखता है, पत्र नहीं लिखता है, राइट ए लेटर, या राइट लेटर। तो ही डज नॉट राइट ए लेटर, ये क्या बन गया अपन का दूसरा सेंटेंस। तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, इसको भी आप अच्छे से ध्यान में रखना। उसके बाद हम क्या है, नेक्स्ट कैटेगरी की चर्चा करेंगे, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। और कुछ सारे मतलब कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ लिख देंगे, आपको क्या है वो घर जाके बनाने होंगे, यहाँ आपको बनाने हैं, आप प्रयास करना है उनको बनाने का। तो सबसे पहले मैं आप ध्यान रखना, जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि मयंक खाना, या मयंक क्रिकेट, क्या बोल रहा हूं, क्रिकेट नहीं खेलता है। क्या बोला मैंने, मयंक क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या नहीं करता है, क्रिकेट नहीं खेलता है। तो नहीं क्या शो कर रहा है, अपन की नेगेटिव सेंटेंस को शो करता है। इसके अलावा मयंक है, ये कैसी कैटेगरी है, अपन की सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे वो किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, डज का प्रयोग करेंगे। तो मयंक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मयंक आ जाएगा, मयंक डज नॉट, डज के बाद क्या लगाना पड़ेगा, नोट लगाना पड़ेगा। डज क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगता है, नोट लगता है। क्या लगता है दोस्तों, अपन का नोट लगता है। अब मुझे बताओ, नोट के बाद हम क्या लगाते हैं, एमडी की फर्स्ट फॉर्म। एमडी क्या होता है, अपन की मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। यानी मुख्य कार्य क्या है यहाँ पर, खेलना। क्या है, मुख्य कार्य खेलना, और खेलने को कहा जाता है प्ले। क्या कहा जाता है, प्ले कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, प्ले कहा जाता है। तो आप लिख दीजिएगा प्ले। अब क्या नहीं खेलता है, क्रिकेट, तो आ क्रिकेट, प्ले आ क्रिकेट। तो ये आपका क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। तो ये तमाम बातें थी अपनी नेगेटिव सेंटेंस से संबंधित। इसके अलावा जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे अब इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस की कैटेगरी होती है अपन की 5, उनमें से हमने 2 कैटेगरी अच्छे से पढ़ ली। कई सारे एग्जांपल्स मैंने पिछली क्लास में भी नेगेटिव सेंटेंस के आपको एग्जांपल दिए। इसके अलावा यहाँ पर भी मैंने क्या है, आपको एग्जांपल देकर समझाया है। बाकी दोनों प्लूरल सब्जेक्ट होगी तब भी वो चर्चा कर ली, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगी तब भी हमने चर्चा कर ली। तो अब जो चर्चा करेंगे हम, वो क्या करेंगे अपन की, इंटरोगेटिव सेंटेंस की। कौन सी करेंगे दोस्तों, अपन की इंटरोगेटिव सेंटेंस की।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है अपन का, ध्यान रखिएगा इसको, आप कंफ्यूज मत होना कि प्रेजेंट टेंस हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का टाइप्स हमने लिया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमने दो कैटेगरी, जो सेंटेंस की 5 कैटेगरी होती हैं उनमें से 2 कैटेगरी हमने पूरी कर ली है। तो अब हम कम समय लेंगे क्योंकि हमें आगे भी क्लासेस लेनी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं अब थर्ड कैटेगरी, जिसका नाम है इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सी कैटेगरी है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम जो कहते हैं वो कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या कहते हैं दोस्तों? अपन का प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं प्रश्नवाचक वाक्य हैं वो होते क्या हैं। कौन से? प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है वे सेंटेंस कहलाते हैं, यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें आपको क्या लगा मिलेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा मिलेगा। क्या लगा मिलेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा मिलता है। प्रश्नवाचक चिन्ह हमें इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी देखने को मिलता है, परंतु ध्यान रखिएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं जो अपन की 4th कैटेगरी होती है सेंटेंस की, उसमें आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ साथ क्या मिलेगा? नहीं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं, वे वाक्य होते हैं जिनमें वाक्य के अंत में, कहा? वाक्य के अंत में या वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी जो अपन के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो कौन से होते हैं? यानी प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कैसे होगा? जैसे मैं उदाहरण दूं, एग्जांपल्स दूं। क्या दूं? एग्जांपल्स। सबसे पहले आप हिंदी में जानने का प्रयास करना, उसके बाद हम इंग्लिश में बनाएंगे। जो भी हम सेंटेंस देंगे उनको ध्यान रखिएगा। एग्जांपल्स के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला, क्या बोला कि सबसे पहले जो कैटेगरी होती है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सी होती है? अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे मैं बोलता हूं वह पत्र लिखता है। क्या है? वह पत्र लिखता है। तो ये तो कौन सी हो गई अपन की? सिंपल सेंटेंस हो गई। कौन से हो गए दोस्तों? सिंपल सेंटेंस हो गए या अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए। इसके अलावा वह पत्र नहीं लिखता है, वह पत्र नहीं लिखता है। तो देखो यहां पर नहीं का प्रयोग हो गया, तो जो ये कैटेगरी है सेंटेंस की वो क्या हो गई? नेगेटिव। यदि मैं कहूं क्या वह पत्र लिखता है, क्या वह पत्र लिखता है, क्या वह पत्र लिखता है, क्या वह पत्र लिखता है। अब यहां पर मैंने क्या लगा दिया? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। क्या लगा दिया? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो अब देखिएगा इस तरह से हम क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। और सबसे पहले हमने देख लिया, इसकी पहचान भी देख ली, इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे क्या वह पत्र लिखता है या क्या
क्या वह पढ़ता है, क्या वह पुस्तक पढ़ता है, क्या वह पुस्तक पढ़ता है। अब ये सेंटेंस है, हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, यानी इंग्लिश में इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा, इसको हम जब चर्चा करेंगे तो ध्यान रखना, सबसे पहले हमें जो पता होना चाहिए वो क्या पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला। यानी हम फॉर्मूले के रूप में, जैसे हमने नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखा, अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूले देखे। अफर्मेटिव सेंटेंस के हमने 2 फॉर्मूले देखे थे। मैंने जब अफर्मेटिव बताया था कल की क्लास में जो चर्चा की थी, उसमें 2 फॉर्मूले बताए थे। एक तो बताया था जिनमें एम बी फिफ्थ लगता है, और एक जो फॉर्मूला एम बी फर्स्ट लगता है। एम बी फर्स्ट हम किसमें प्रयोग में करेंगे, जो प्लूरल सब्जेक्ट होगी। कौन सी? प्लूरल सब्जेक्ट होगी। इसके अलावा एम बी फिफ्थ का हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रयोग में लेंगे। ये हमने चर्चा की अपनी पिछली क्लास में। ठीक उसी तरह यहां पर भी एक क्या है, फॉर्मूला है। किसका? इंटरोगेटिव सेंटेंस का। तो जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? फॉर्मूला। अब बात करते हैं फॉर्मूला का अर्थ क्या होता है, सूत्र। यानी जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उनका सूत्र क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसमें सबसे पहले आपको क्या लगी मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब। क्या लगी मिलेगी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको मिलेगा सब्जेक्ट। क्या मिलेगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद मिलेगा यहां पर आपको क्या मिलेगा, एमडी की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। और एमडी की फर्स्ट फॉर्म के बाद मिलेगा यहां पर आपको ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद मिलेगा यहां पर एटसेट्रा। एटसेट्रा के बाद मिलेगा यहां पर क्वेश्चन वाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। यहां जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है इसको ध्यान रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहां पर जो प्रयोग होगा वो ही होगा डू और डज। डू का प्रयोग होगा अपन का प्लूरल के लिए, और डज का प्रयोग होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। यानी जब जब आपकी सब्जेक्ट कैसी होगी, क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपकी सिंगुलर होगी तब आप डज का प्रयोग करना, और प्लूरल सब्जेक्ट होगी तब आप किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, अपना डू का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डू डज आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगी, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आ जाएगी, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद एटसेट्रा, एटसेट्रा के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। इसके बाद आपको जो देखना है वो देखना है, क्या वह पुस्तक पढ़ता है, क्या वह पुस्तक पढ़ता है, क्या वह पुस्तक पढ़ता है। यह आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। इसके अलावा एक ये एग्जांपल है आपके सामने, क्या वह पत्र लिखता है। तो दोनों ही इंटरोगेटिव जो कैटेगरी है इंटरोगेटिव सेंटेंस की, उसके ही एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले आप इसको देख लीजिएगा, क्या वह पत्र लिखता है। सबसे पहले यह चीज ध्यान रखना, वह पत्र लिखता है। सबसे पहले इसमें छांटिएगा कि सब्जेक्ट क्या है, क्या सब्जेक्ट अपन की क्या है। और जब सब्जेक्ट छांट लोगे उसके बाद आपको पता लगाना है कि यहां पर जो सेंटेंस है अपन का प्रेजेंट इंडेफिनिट कैटेगरी का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कैटेगरी में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज में लेते हैं वो लेते हैं डू और डज। क्या लेते हैं दोस्तों, अपन की डू डज का प्रयोग हम लेते हैं। और डू डज के प्रयोग के बाद हम जो प्रयोग में लेते हैं वो लेते हैं क्या, मेन वर्ब। फिर उसके बाद हमें छांटना पड़ेगा यहां पर कि जो मेन वर्ब है, क्या मेन वर्ब है लिखना, क्या है लिखना, मेन वर्ब है तो लिखना पड़ेगा हमें यहां पर। उसके बाद आपको छांटना पड़ेगा यहां पर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो मतलब होता है, मैंने आपको कई बार बताया है, ऑब्जेक्ट का जो मतलब होता है वो होता है कर्म। क्या होता है? कर्म। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? कर्म होता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और हेल्पिंग वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट के। यदि आपकी सब्जेक्ट सिंगुलर है तब तो आप किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग लेंगे, डज की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग लेंगे, यानी डज के रूप में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे।
यदि आपकी सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है, कैसी है दोस्तों, प्लूरल सब्जेक्ट है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, अपन के डू का प्रयोग करेंगे। तो अब ध्यान रखिएगा, क्या वह पत्र लिखता है, क्या वह पत्र लिखता है, बात हो रही है सिंगुलर की, यानी पुल्लिंग है वह, यहां पर क्या है, पुल्लिंग है। तो हम जो प्रयोग में लेंगे, क्या लेंगे अपन का, ही। इतना ध्यान रखिएगा, ही तो हम प्रयोग में लेंगे। इसके अलावा जो प्रयोग में लेंगे वो क्या लेंगे, हम यहां पर डज का प्रयोग हम करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग हम करेंगे। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, डज का प्रयोग करने के बाद हम सब्जेक्ट ही लिख देंगे। ही के बाद आपको क्या लिखना है, एम बी, यानी मेन वर्ब छांटना है। मेन वर्ब क्या है, यहां पर लिखना है, और लिखने को कहा जाता है WRIT। क्या कहा जाता है, WRIT, जिसका मतलब होता है राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। तो सबसे पहले जमाइएगा, हमने देखो मेन वर्ब भी छांट ली। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, यहाँ पर राइट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, राइट ही होती है। इसके अलावा सेकंड फॉर्म लिखनी होती तो रोट लिख देते, और थर्ड फॉर्म लिखनी होती तो रिटर्न लिख देते। इसके अलावा फोर्थ फॉर्म आती तो ING फॉर्म हम बना देते, इसे क्या बन जाता, राइटिंग बन जाता। फिफ्थ फॉर्म बनानी होती तो राइट्स हो जाता। ये जो मेन वर्ब है ये भी आपको पढ़नी पड़ती है। जब तक आपको मेन वर्ब याद नहीं रहेंगी तब तक आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना पाओगे। इसके अलावा और सबसे पहले हम सेंटेंस को बनाते हैं। क्या करते हैं, इस जो सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है, इसको हमें हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है। और कैसे करेंगे, हम करेंगे इस फॉर्मूले के अनुसार। जो आपको एक फॉर्मूला दिया है ना, इसी के माध्यम से हम इसको हिंदी को अंग्रेजी में लिख सकते हैं। ध्यान रखना, एक चीज जरूर ध्यान रखना, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा तो मिलेगा, परंतु ध्यान रखना यदि आपको यहाँ पर ये क्या का प्रयोग हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो ध्यान रखना, यहाँ पर अगर आपकी जो क्या कहते हैं WH वर्ड, यानी हिंदी में तो इसे WH वर्ड ही कहेंगे। क्या कहेंगे, WH वर्ड, जो अपन के वर्ड जो प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में तो हम WH वर्ड का प्रयोग करते हैं। परंतु ध्यान रखना यदि आपकी सब्जेक्ट पर आता है ये हिंदी के वाक्यों में, तब ये यहां पर वाट नहीं लगाना, हमें क्या नहीं लगाना, WHAT, ये इसका प्रयोग नहीं करना। यहां पर यदि हमारा क्या है, ये फर्स्ट स्थान पर है या सब्जेक्ट के स्थान पर है, तब आपको ध्यान रखना इसके रूप में आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, वाट नहीं लगाना। तो ये डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर हम वाट का प्रयोग नहीं करेंगे। वाट का प्रयोग हम किन सेंटेंसों में करते हैं, WH वर्ड, जो फिफ्थ कैटेगरी होती है सेंटेंस की, WH वर्ड, वहां पर प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्या के लिए यहां हम किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब भी हम किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो वह है यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम जो प्रयोग में लेंगे वो लेंगे डज। क्या लेंगे, डज लेंगे। अब ध्यान रखना, और क्या ध्यान रखोगे, डज के बाद जो क्या आएगी यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही। क्या है, ही। ध्यान रखिएगा, सी जब लगाना है जब स्त्रीलिंग की बात होगी। किसकी होगी, स्त्रीलिंग, यानी कि हम बात करें स्त्रीलिंग की जब बात होगी, जब आपको सी लगाना है। और पुल्लिंग की बात होगी तब आपको क्या लगाना है, यहाँ पर ही लगाना है। तो ही, डज, ही। उसके बाद देखो सब्जेक्ट के बाद क्या है, एमबी की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट के बाद क्या है, एमबी की फर्स्ट फॉर्म है। और एमबी की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। तो सबसे पहले छांटिएगा, यहाँ पर लिखना क्या है, मेन वर्ब है, यानी मुख्य कार्य क्या है, लिखने का। तो मेन वर्ब है, उसको राइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, राइट बोला जाता है। तो डज ही राइट। उसके बाद देखिएगा एमडी की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऑब्जेक्ट में भी क्या चीज ध्यान रखोगे, यहां पर क्या बचा है, वह क्या लिखता है, क्या वह पत्र लिखता है। क्या पूछ रहा है, पत्र लिखने की। तो ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट में हमें डज ही राइट ए लेटर आ जाएगा, डज ही राइट ए लेटर। उसके बाद आपको ध्यान रखना प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। यदि आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओगे तो ये अपन का सेंटेंस, या प्रश्नवाचक चिन्ह जब आप नहीं लगाओगे
तो ये आपका जो सेंटेंस बना है ये अधूरा माना जाएगा, इसलिए ये क्या है, गलत माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो कंपटीशन की एग्जाम होती है, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनमें एक एक मिस्टेक को देखा जाता है। जब आपको करेक्ट सेंटेंस बनाना होता है ना, हिंदी का कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, तब आपको एक एक जो करप्शन दिया जाता है या मिस्टेक दी जाती है उसको छांटना होता है। तो आपको यदि द ही राइट लेटर लिखा मिलेगा और प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं मिलता है वहां पर, तो वो आपका सेंटेंस अधूरा है। यदि आप उस पर टिक करते हो तो वो आपका उत्तर गलत माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह भी जरूरी होना चाहिए किन सेंटेंसों में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो ये तो पहला सेंटेंस इसलिए मैंने टाइम लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और अच्छे से समझ में तब आएगा जब आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ध्यान रखना, ये तो क्या वह पत्र लिखता है, तो डज ही राइट ए लेटर, ये हो गया। या आप यहां ऐसे भी कर सकते हो, क्या वह एक पत्र लिखता है, तब आप ए का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी आप देखिएगा, क्या वह एक पुस्तक पढ़ता है, यहां एक लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए, एक। क्या वह एक पुस्तक पढ़ता है, यानी कि आपको क्या करना है, क्या वह एक पुस्तक पढ़ता है, ये बनाना है। क्या वह एक पुस्तक पढ़ता है। अब देखिएगा यहां पर भी सब्जेक्ट कैसी है, अपन की सिंगुलर है, वह पढ़ता है। कैसे पता लगाया सिंगुलर, हमने पता लगाया जो मेन वर्ब होती है उसके अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखिएगा यहां पर क्या बनेगा, डज, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा इस वाले की। तो ये कैसे बनेगा, डज ही। तो यहां पर आप ऐसे कर लीजिएगा, क्या वह एक पुस्तक पढ़ती है, तब आप यहां पर लगा दीजिएगा सी। क्या लगा दीजिएगा, सी। तो डज सी, क्या जो हमारे देखो सबसे पहले हमने लगा दी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, एमडी की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगानी है दोस्तों, एमडी की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। एमडी क्या है यहां पर, पढ़ना, क्या है, पढ़ना। तो सी रीड, क्या पढ़ना, वह एक पुस्तक पढ़ती है, तो रीड ए बुक। उसके बाद आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलना है, तब जाके आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। क्या वह एक पुस्तक पढ़ती है, तो डज सी रीड ए बुक और प्रश्नवाचक चिन्ह, तब जाके आपका सेंटेंस कैसा है, ठीक माना जाएगा। नहीं तो आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाओगे तो ये आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो ये तो हमारी इंटरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी हो गई। कौन सी हो गई, इंटरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी हो गई। इसके बाद आपको जो पढ़ना पड़ता है वो फोर्थ कैटेगरी है अपन की, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कौन सी है दोस्तों, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी है। तो आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर सकते हो। तो दोस्तों ध्यान रखना, इंटरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी के बाद आपको जो देखा जाता है, जो फोर्थ कैटेगरी होती है, उसका नाम है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। बात हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कर रहे हैं और मेन टेंस है अपन का कौन सा, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो फोर्थ कैटेगरी होती है वो होती है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, फोर्थ कैटेगरी की हम अब चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो में या हमारी जो क्लास में आनंद आ रहा हो तो आप वीडियो पे लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी अपने दोस्तों तक जितना आप शेयर करोगे उतना ही आपके दोस्तों को फायदा होगा। बाकी जो अपन का टेंस जो टॉपिक होता है इंग्लिश ग्रामर का, ये हर जो इंग्लिश ग्रामर के आगे हम जब पढ़ेंगे तो प्रत्येक के लिए हमें एग्जाम्पल देने पड़ते हैं।
नाउन का एग्जाम्पल है, यानी कोई भी अपन का सेंटेंस दे देंगे, उसमें आपको क्या है, नाउन छांटनी होगी। तो मतलब प्रत्येक चीज के लिए हमें टेंस हर सिचुएशन में देखना पड़ेगा। चाहे हम बात करें अपने एक्टिव पैसिव वॉइस की, चाहे बात करें हम नरेशन की, चाहे बात करें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की, तो तमाम कैटेगरी है। उनमें जो इंग्लिश ग्रामर के जो मेन मेन टॉपिक हैं, उनमें जो मेन भूमिका अदा करता है वो करता है टेंस। यानी टेंस यदि आप अच्छे से सीख जाओगे तो हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट आसानी से कर सकते हो, और हिंदी से इंग्लिश में आप आसानी से कन्वर्ट कर दोगे तो आप इंग्लिश बोलना भी आसानी से सीख जाओगे। और इंग्लिश बोलना सीख जाओगे तब आपको पता ही होगा कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से किसी भी बुक का अध्ययन कर सकते हो, उसको अच्छे से समझ सकते हो। तो ये कब होगा, जब आप टेंस को भली भांति परिचित होंगे या उनको अच्छे से पढ़ेंगे। और जब आप इनको अच्छे से पढ़ लोगे तब आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, 3 कैटेगरी हमने डिस्कस कर ली। पहली जो कैटेगरी थी वो थी अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सी थी दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस थी। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी थी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के बाद हमने थर्ड कैटेगरी भी डिस्कस कर ली, वो थी इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद जो चौथी कैटेगरी बचती है अपन की है, चौथी कैटेगरी वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसे कहते हैं हम प्रश्नवाचक, क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक नकारात्मक बैक, प्रश्नवाचक नकारात्मक बैक। अब इस सेंटेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं, ऐसे सेंटेंस या ऐसे बैक, ऐसे सेंटेंस जिनमें नहीं के प्रयोग के साथ साथ नहीं के प्रयोग के साथ साथ प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे वाक्य जिनमें नहीं के प्रयोग के साथ साथ किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, अपने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो वे वाक्य क्या कहलाएंगे, अपन के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के वाक्य कहलाएंगे, जिन्हें हम कहेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। यानी आपको एक तो नहीं मिलेगा और नहीं के अलावा आपको मिलेगा सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह। फॉर्मूला कुछ नहीं है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप इंटरोगेटिव नेगेटिव का जो सेंटेंस है उसका भी फॉर्मूला आसानी से बना लोगे। उससे पहले आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले एग्जांपल देखिएगा यहां पर, क्या एग्जांपल, यानी हमने कह तो दिया कि ऐसे वाक्य जिनमें क्या है, नहीं का प्रयोग होता है और नहीं के प्रयोग के साथ साथ आपको प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, जैसे हमने बताया, क्या वह पुस्तक पढ़ता है, क्या वह पुस्तक पढ़ता है, तो उसी सेंटेंस को हम बनाने का प्रयास करते हैं, क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, क्या वह एक पुस्तक नहीं पढ़ता है। और इस सेंटेंस के बाद आपको लगाना पड़ेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ध्यान रखिएगा, इसमें देखो नहीं का भी प्रयोग हो गया, नहीं के प्रयोग के साथ ही साथ आपको है का प्रयोग भी देखने को मिल गया। तो यह सेंटेंस कौन सा हो गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया, जिसे कहते हैं हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर फॉर्मूला बनकर तैयार होता है वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको जब तक फॉर्मूला ध्यान नहीं रहेगा तब तक आप कोई भी हिंदी का सेंटेंस है उसको अंग्रेजी में नहीं बना पाओगे। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा,
वो एक प्रोसेस है। तो सबसे पहले आएगी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगी। क्या मिलेगी? सब्जेक्ट मिलेगी। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहां पर आपको मिलेगा नोट। क्या मिलेगा? नोट मिलेगा। और नोट के बाद आपको मिलेगी यहां पर एमडी की फर्स्ट फॉर्म। और एमडी की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद मिलेगा यहां पर एटसेट्रा। क्या मिलेगा? एटसेट्रा, यानी अतिरिक्त। और अतिरिक्त के बाद भी एक और चीज रखती है यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह को आप अच्छे से ध्यान में रखना। यदि आप वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला है वो गलत माना जाएगा, या जो भी सेंटेंस आप बनाओगे अंग्रेजी का वो गलत माना जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना ना भूलें। और इसके अलावा नोट का प्रयोग भी यहाँ पर इन सेंटेंसों में करना ना भूलें। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर जो प्रयोग मिली जाती है वही है जो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब 3 है, होती है डू और डज। डू और डज वही प्रोसेस है। डू को हम कहते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, यानी प्लूरल सब्जेक्ट होगी, बहुवचन करता होगा, तब आप किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। और डज का प्रयोग आप कब करोगे? तब करोगे जब आपकी सब्जेक्ट कैसी होगी? सिंगुलर। जैसे मैं बात करूं, यहां पर मैंने एग्जांपल दिया आपको, क्या वह एक पुस्तक नहीं पढ़ता है? तो वह है, या क्या वह एक पुस्तक नहीं पढ़ता है? कैसे बना सकते हो? स्त्रीलिंग बना सकते हो या पुल्लिंग बना सकते हो, परंतु आप पहले स्त्रीलिंग का देखा तो आप पुल्लिंग का देख लीजिएगा। तो क्या वह एक पुस्तक नहीं पढ़ता है? क्या वह एक पुस्तक नहीं पढ़ता है? तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखोगे आप? क्या वह एक पुस्तक नहीं पढ़ता है? तो सबसे पहले देखो सब्जेक्ट क्या है? वह। मेन वर्ब क्या हो जाएगी? पढ़ता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट हमारी सिंगुलर है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारी सब्जेक्ट है, करता है, वो कैसा है? सिंगुलर है। तो लगा दीजिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हमारी डज। क्या हो जाएगी? डज हो जाएगी। डज के बाद आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पर? वह। वह यहाँ पर अपन का कैसा है? पुल्लिंग है। कैसा है? पुल्लिंग है, इसलिए हम यहाँ पर सी ना लगा के क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, डज के बाद क्या लगाएंगे? यहाँ पर ही लगाएंगे। ही क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो कैसी है? पुल्लिंग है। अगर स्त्रीलिंग होती तो हम यहाँ सी लगा देते। अब देखो हेल्पिंग वर्ब हमने यूज में ले ली, सब्जेक्ट यूज में ले ली। सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ पर जो इंटरवेटिव नेगेटिव सेंटेंस की जो कैटेगरी होती है उसमें आपको लगाना पड़ता है नोट। क्या लगाना पड़ता है? नोट लगाना पड़ता है। तो डज ही नोट, नोट आ गया। क्या आ गया? नोट। और नोट के बाद आपको लगाना पड़ेगा एमबी की फर्स्ट फॉर्म। तो पढ़ना है, पढ़ना क्या है? रीड। क्या है? रीड। रीड यानी होता है पढ़ना। ये क्या है अपन की? फर्स्ट फॉर्म। तो डज नॉट रीड, सॉरी डज ही नॉट रीड, क्या नहीं पढ़ता है? एक पुस्तक नहीं पढ़ता है। तो डज ही नॉट रीड ए बुक, और क्वेश्चन वाचक चिन्ह। अब देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है। अगर सेंटेंस सही बनाए या गलत बनाए आप फॉर्मूले के अनुसार जमा के देख लीजिएगा। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, डज लगा दी। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने लगा दी। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा? नोट लगाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ नोट भी लगा दिया। नोट के बाद एमबी की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो पढ़ने को क्या कहा जाता है? रीड कहा जाता है। रीड अपन की क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, तो रीड लगा दिया। उसके बाद एमबी की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपको क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट लगाना है। तो हमने ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? एक पुस्तक, तो ये बुक लगा दिया। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी कुछ है आपका एटसेट्रा था वो यहाँ पर है नहीं, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? लास्ट में प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक चिन्ह को और नोट को लगाना मत भूलना। यदि आप इसको भूल जाते हो तो आपका जो सेंटेंस बनाया जाता है आपसे तो वो गलत माना जाएगा।
अगर आप उसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो और उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं कर रहे, नहीं का प्रयोग नहीं कर रहे, तो आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा ही नहीं। वो कौन सी कैटेगरी हो जाएगी? और कोई सी कैटेगरी हो जाएगी, चाहे अफर्मेटिव हो। तो इन चीजों को आप विशेष कर ध्यान रखना। बाकी हम एक और एग्जाम्पल देते हैं जो इस क्लास का अंतिम रहेगा, उसके बाद ये WS कैटेगरी बचती है। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हम चर्चा करेंगे आने वाली क्लास में। तो ध्यान रखिएगा, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्या वे या क्या राम और श्याम क्रिकेट नहीं खेलते हैं? नहीं खेलते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले राम और श्याम है, क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो नहीं का भी प्रयोग हो रहा है और प्रश्नवाचक चिन्ह का भी हमने यहाँ प्रयोग कर लिया। तो ध्यान रखिएगा, ये कौन सी कैटेगरी हो जाएगी अपन की? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य की आपको परिभाषित करना है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे वाक्य जिनमें नहीं के प्रयोग के साथ ही साथ क्या प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है, प्रयोग भी किया जाता है, प्रयोग भी किया जाता है। वे वाक्य कौन से कहलाएंगे? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। अब नहीं का भी प्रयोग कर लिया और प्रश्नवाचक चिन्ह का भी हमने प्रयोग कर लिया। अब राम और श्याम दे दिया मैंने क्या बोला? क्या राम और श्याम है वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं? मैंने क्या कहा? क्या पूछ रहा हूं मैं यहाँ पर? क्या जो राम और श्याम है वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं? क्या नहीं करते? क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट छांटिए राम और श्याम। जब मैंने बात की कि प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, तब तो आप किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तब आप किसका प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। अब मुझे बताओ, राम और श्याम है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? एक वचन करता है या बहुवचन करता है? तो ध्यान रखिएगा, जब दो या दो से अधिक की बात होगी तो वो होगा अपन का प्लूरल सब्जेक्ट। क्या होगा? प्लूरल सब्जेक्ट होगा। और एक की चर्चा होगी तब वो आपको ध्यान रखना है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट मानी जाएगी। तो राम और श्याम है, दो व्यक्ति हो गए, तो ये क्या हो जाएगा? अपन का बहुवचन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, राम और श्याम है, ये कैसी सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहां पर जो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे वो किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर डू राम एंड श्याम, डू राम एंड श्याम। उसके बाद देखो, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दी हमने, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिख दी और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है, क्योंकि राम और श्याम क्या है? दो हैं, तो ये क्या हो गया अपन का? प्लूरल सब्जेक्ट हो गई। तो हमने डज की जगह डू लगा दिया। अब सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है? नॉट लगाना है, क्योंकि यहां पर क्या है? नहीं खेलते हैं। तो डू राम एंड श्याम नॉट। अब नॉट के बाद क्या है? मेन वर्ब लगानी है। मेन वर्ब क्या है यहाँ पर? खेलना। खेलने को क्या बोला जाता है? प्ले। तो डू नॉट, यहां राम एंड श्याम नॉट प्ले। अब देखो, क्या नहीं खेलते? क्रिकेट नहीं खेलते, तो प्ले है क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। तो डू राम एंड श्याम नॉट प्ले क्रिकेट और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलना है। तो ये देखो, क्या के लिए हमने क्या प्रयोग कर लिया? डू का प्रयोग कर लिया। राम और श्याम हमने लिख ही दिया। राम और श्याम के बाद हमने देखो नॉट का प्रयोग कर लिया। नॉट लगाना ना, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद नोट के बाद एमडी की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाई है। एमडी की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया। ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर एक्सेट्रा कुछ भी है ही नहीं। अगर हम बोलते क्या राम और श्याम सुबह क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो यहाँ पर और हम आगे सेंटेंस जोड़ देते ऑब्जेक्ट के बाद। तो ध्यान रखिएगा, क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो डू राम एंड श्याम नॉट प्ले क्रिकेट या प्ले क्रिकेट, ये आपका सेंटेंस बनेगा और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें। तो दोस्तों, ये थी अपन की जो सेंटेंस को 5 कैटेगरी में बांटा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है
उसमें हम यानी जो कोई भी टेंस है उसकी चर्चा करेंगे हम 5 कैटेगरी के आधार पर। सबसे पहले अफर्मेटिव, अफर्मेटिव को ही हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। सिंपल सेंटेंस के बाद हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं क्या? नेगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? अपन का नेगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। और नेगेटिव सेंटेंस के बाद हम जो तीसरी कैटेगरी है वो पढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद हमने जो चौथी कैटेगरी थी ये भी डिस्कस कर लिए, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रश्नवाचक नकारात्मक बैड। तो ये अपन की 4 कैटेगरी हो गई। अब बस आया अपन का WH वर्ड। तो WH वर्ड की जो कैटेगरी पढ़ेंगे उससे पहले आपको WH वर्ड के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो WH वर्ड होते क्या है? यानी जो शब्द अपन के WH से स्टार्ट होते हैं। किससे? WH से। तो आने वाली क्लासेस में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हमारा समय होता है यहाँ पर आपसे विदा लेने का। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करिएगा, जिससे जो आपके दोस्त हैं वो भी अच्छे से टेंस को पढ़ पाएं और अच्छे से समझ पाएं और इंग्लिश में आपकी जो सुधार है वो कर पाएं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।